हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। मैच द फॉलोइंग। गाइज आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज दी हुई हैं और लिस्ट सेकंड में उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गाइज तो आइए हम लोग कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी हमारी आती है एनआई अप्रोच, जिसे डेविड डुरांड ने दिया था और इसमें उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे आप डेट का पोर्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो कम होती जाती है और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ती जाती है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारा डेट और इक्विटी होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होता है। तो जो एनआई अप्रोच का मैच होगा वो चौथे का होगा पहला, द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरी थ्योरी आती है हमारी एनओआई अप्रोच। इसे भी हमारा डेविड डुरांड ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया था जब आप एक सर्टेन पोर्शन से ज़्यादा डेट का पोर्शन बढ़ाते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में ज़्यादा डेट इश्यू करने से जो आपने कॉस्ट बचाई थी वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पेमेंट करने में चला जाता है। तो ऐसे में हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट रहती है वो सेम रहती है। तो जो हमारा एनओआई अप्रोच का मैच बनेगा वो बनेगा दूसरे का तीसरा, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एज्यूम्ड टू इंक्रीज लीनियरली विथ लीवरेज। जैसे जैसे अगर आप लीवरेज का सर्टेन पोर्शन से ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का रिस्क बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा रिटर्न की मांग करने लगेंगे। और एक थ्योरी हमारी आती है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच में दो हाइपोथेसिस हम लोग लेके पढ़ते हैं। पहली हम लोग पढ़ते हैं एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स और एक हम लोग पढ़ते हैं एमएम अप्रोच विद टैक्स। जो एमएम अप्रोच विदाउट टैक्सेशन थी वो 1958 में आई थी और जो एमएम अप्रोच विद टैक्स थी वो 1963 में आई थी। तो आइए हम लोग एक एक करके इसकी प्रीपोजिशंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स जो कि 1958 में आई थी। यहाँ पे मोदिग्लानी और मिलर ने ये कहा था कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म के इक्वल होती है। और यहाँ पे उन्होंने आर्बिट्रेज प्रोसेस को भी डिफाइन किया था, जहाँ उन्होंने बताया था कि मार्केट में दो तरह की सिक्योरिटी होती है, एक होती है ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी और एक होती है हमारी अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी। तो ऐसे में इन्वेस्टर को अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी को बाय करना चाहिए और ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए। तो जो एमएम हाइपोथेसिस विदाउट टैक्स का मैच होगा वो होगा दूसरे का पहले का दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स ऑफ फर्म मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन इनवेरिएंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। और एक हमारी होती है एमएम अप्रोच अंडर कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें मोदिग्लानी और मिलर ने ये बोला था कि जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म होती है उसकी वैल्यू हमेशा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म से ज़्यादा होगी। तो इसका जो मैच होगा वो होगा तीसरे का चौथा। आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। गाइस आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। पहले स्टेटमेंट में बोला है बॉन्ड वैल्यू वुड डिक्लाइन व्हेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेज। और दूसरे स्टेटमेंट में बोला है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि जो बॉन्ड वैल्यू और इंटरेस्ट रेट में हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर बॉन्ड की वैल्यू हमारी बढ़ेगी तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा और अगर हमारी बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। और दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि बॉन्ड की वैल्यू और इंटरेस्ट में हमारा पॉजिटिव रिलेशन है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने पहले स्टेटमेंट में देखा था कि बॉन्ड की वैल्यू और इंटरेस्ट में हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। गाइस आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स दी हुई हैं और लिस्ट सेकंड में उसके कुछ फीचर्स दिए गए हुए हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और आपको अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आइए हम लोग एक एक करके अपनी टेक्निक्स को समझते हैं। एक हमारी होती है एनपीवी टेक्निक। एनपीवी टेक्निक के अंदर जब हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज को
माइनस करते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज को, तो उससे हमारी एनपीवी निकलती है। और जो हमारा एनपीवी कैलकुलेट करने का मेन मोटिव होता है वो होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो एनपीवी का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा पहले का दूसरा। एक हमारी टेक्निक होती है आईआरआर। जब टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज इक्वल होते हैं हमारे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज के, तो वो हमारा आईआरआर कहलाता है। और आईआरआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ पे एनपीवी हमारा हमेशा 0 होता है। आईआरआर को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, और इसमें हम लोग जो रेट लेके चलते हैं वो हमारा प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट होता है। इसमें हम लोग डिस्काउंट रेट निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें डिस्काउंट रेट पहले से नहीं दिया हुआ होता है, इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इस आईआरआर का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल आउटकम इन अ सिंगल कैलकुलेशन, क्योंकि इसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग सिंगल कैलकुलेशन करके मल्टीपल आउटकम्स निकाल सकते हैं। एक हमारा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में जब हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज को डिवाइड करते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज से, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा तीसरे का चौथा, मेजर्स ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। और लास्ट में हमारा आता है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड वो पीरियड होता है जितनी अवधि में आपके द्वारा किया गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाता है। और पेबैक पीरियड को निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। तो पेबैक पीरियड का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा चौथे का पहला। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इट्स रेसिप्रोकल इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। According to Linton model of corporate dividend behavior, the dividend for the year T is dependent on। पहले में हमारा दिया अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर T, दूसरे में हमारा दिया डिविडेंड पर शेयर फॉर द ईयर T-1, तीसरे में हमारा दिया एडजस्टमेंट रेट, चौथे में हमारा दिया टारगेट पे आउट रेशियो, और पांचवें में हमारा दिया है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसके बेसिस पे आपको अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 जो है उससे हमारा टी डिपेंडेंट होता है। तो आइए हम लोग लिंटर मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो लिंटर मॉडल होता है वो डिविडेंड पॉलिसी में यूज़ किया जाता है, और ये मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में बताता है। और ये मॉडल ये भी बताता है कि कंपनी फ्यूचर में कितना डिविडेंड पे करेगी। तो लिंटर ने डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जो था dt इज इक्वल टू DO प्लस EPS इंटू DP रेशियो माइनस DO ब्रैकेट बंद AF। AF का यहाँ पे मतलब होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, DP का रेशियो का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। जो हमारे DT है वो इंडिपेंडेंट होगा किस पे, EPS पे, डिविडेंड पर शेयर पे, एडजस्टमेंट रेट पे और टारगेट पे आउट रेशियो पे। तो इस बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। For computation of cost of equity, arrange the following measure in the ascending order of accuracy। गाइस, एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के लिए कई मेथड होते हैं, तो आपको उन मेथड को उनकी एक्यूरेसी के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। इसका मतलब ये है कि जिसकी एक्यूरेसी सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, और जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है वो आखिरी में आएगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो पहले में हमारा दिया CAPM मॉडल, दूसरे में हमारा दिया है डिविडेंड प्राइस रेशियो, तीसरे में हमारा दिया अर्निंग प्राइस रेशियो, और चौथे में हमारा दिया डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ रेशियो। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सबसे पहले हमारा अर्निंग प्राइस रेशियो आता है, उसके बाद हमारा डिविडेंड प्राइस रेशियो आता है, उसके बाद हमारा डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ आता है, उसके बाद हमारा CAPM मॉडल आता है। तो सबसे कम एक्यूरेसी हमारी अर्निंग प्राइस रेशियो से होती है, उसके बाद उससे ज़्यादा EPS से ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी डिविडेंड प्राइस रेशियोज में आती है,
और डिविडेंड प्राइस रेशियो से ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ रेशियो से आती है, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में CAPM मॉडल से आती है। तो आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। गाइस आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं, उसको आपको लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग इसको मैच करते हैं। पहले में हमारा दिया है डेट सिक्योरिटी विदाउट एनी एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जीरो कूपन रेट कहते हैं। तो इसका पहले का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा पहले का दूसरा। दूसरे में हमारा दिया है कंपनी इशूइंग सच बॉन्ड एक्सपीरियंस लेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जिसमें कंपनी के लेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होते हैं उसे हम लोग इनकम बॉन्ड कहते हैं। तो दूसरे का हमारा तीसरा होगा। और तीसरे में हमारा बोला है कूपन रेट कोटेड एज मार्कअप ऑन द गिवन रेट, इसे हम लोग फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट मैच होगा वो होगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, मतलब 2, 3, 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड EPS। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिस्क एंड EPS। ऑप्शन नंबर 2, रिस्क एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। ऑप्शन नंबर 3, रिस्क एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, दैट मीन्स जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो हमारा रिस्क एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो आइए हम लोग CAPM मॉडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। CAPM का फुल फॉर्म होता है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका यूज़ हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में करते हैं, और इसके अंदर हम लोग रिस्क एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इस रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। RF का मतलब होता है हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा का मतलब होता है मार्केट का बीटा, RM का मतलब होता है रिस्क ऑफ मार्केट, मार्केट में क्या रिस्क चल रहा है, और RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टैक्स शील्ड वुड रिजल्ट इज इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज इन EPS, डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, या फिर डिक्रीज इन EPS। इसके बेसिस पे आपको गाइस अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। टैक्स शील्ड का रिजल्ट क्या होता है, उससे हमारी EPS में इंक्रीमेंट होता है और उससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे हमारा EPS हमारा बढ़ेगा और टैक्स लायबिलिटी हमारा कम होगा। गैस यहाँ पे हमारा कोड गलत दे दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट कोड होगा वो आप लिख लीजिए, वो होगा दूसरा और तीसरा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? पहला, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ डिवेंचर होल्डर। ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल होता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को फंड प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी का भी फर्ज होता है कि इनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो तो वो इन सभी से ले सके। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ होगा। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।